गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम अमन खान है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग शिक्षा जो है मॉडल पब्लिक स्कूल शाहूपुरी से हुई। उसके बाद मैं दरभंगा डॉन बॉस्को आया। वहाँ पे भी प्रारंभिक शिक्षा का कुछ अंश मैंने वहाँ से प्राप्त किया। मॉडल पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स और प्रिंसिपल थे उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। वहाँ पे शिक्षा के साथ मुझे अदर एक्टिविटीज़ सीखने का भी भरपूर मौका मिला। शायद बिहार के सारे बच्चे को स्टार्टिंग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला। मेरी जर्नी शुरू होती है नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन के साथ। क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल साथ साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम्स होता है, जिसमें से मैंने नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन किया। मुझे वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग ये सीखने का मौका मिला। और सही माने तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ्स की जो जर्नी थी मेरी लाइफ की वहीं से शुरू होती है। मैं मैथ्स के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखने लगा। मैंने मैथ्स को अपने सब्जेक्ट में वरीयता देने लगा और उसके लिए मैं दिन रात परिश्रम करने लगा। 10वीं बोर्ड के बाद पटना वाया दिल्ली में IIT JEE का प्रिपरेशन। और वहाँ पे भी मुझे बहुत स्मार्ट टीचर्स मिले, जिनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी इन फ्यूचर टीचर बन सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों का जो टीचिंग स्टाइल था और उनका द वे ऑफ टीचिंग वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। और मेरे एक ये कह सकते हो कि ब्रेन के सॉफ्ट कॉर्नर में कहीं पे ये चीज़ था कि इन फ्यूचर मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल बी अ टीचर। जर्नी मैं पहुंचता हूं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैं बन जाता हूं टीचर। मुझे फर्स्ट टाइम टीचिंग करने का जो मौका मिला मुंबई जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने एज ए टीचर ये फील किया इट गिव्स मी अ रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू टू योर कंट्री। पहली बार मुझे मौका मिलता है बाहर जाने का, बाहर से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टीचिंग करने का मौका मिलता है। मैं पहुंचता हूँ बहरैन में एज ए टीचर। जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ की स्कूलिंग या कॉलेजेस हैं या वहाँ के जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जो वहाँ पे स्पेशली काम किया वो मैं गया था यहाँ से CBSE के लिए, बट मैंने वहाँ पे जो अपना इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला पे जितनी भी कंट्रीज आती है उनके बोर्ड को भी देखने का, पढ़ाने का मौका मिला। इसके साथ साथ वहाँ पे जो इंटरनेशनल कैरिकुलम है जैसे IB अमेरिकन बोर्ड, कैम्ब्रिज, एडेक्सल, ऑक्सफोर्ड, इन सब सारी बोर्ड्स को मुझे पढ़ाने का मौका मिला। और मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज था, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। नेशनल में CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE और इंटरनेशनल में हमारे पास अमेरिकन और ब्रिटिश कैरिकुलम की जितने भी बोर्ड्स होते हैं उन सभी को पढ़ाने का तजुर्बा था। मैंने डिसीजन लिया मुझे अब इंडिया लौटना चाहिए। मैं इंडिया आने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने जो बच्चों को डील किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस कंट्री के बच्चे को मैंने पढ़ाया है उसमें है इंडिया फर्स्ट, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहरीन, USA, कनाडा, चाइना, मंगोलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, सूडान, सेशल्स, माडागास्कर, तुर्की, जापान और इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके बच्चे को मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मतलब 25+ कंट्री के बच्चे को मैंने बहरीन में डील किया एज ए टीचर। उनको मैंने सिखाया और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। बहरीन से वापस आने के बाद मैंने दिल्ली को चुना। अब मुझे लग रहा था
कि मैंने जो लर्निंग मेरा प्रोसेस था, जो सीखने का प्रोसेस था, उसमें कुछ बचा हुआ है। मैं यूपीएससी से बहुत इंस्पायर था। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पे सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है वहाँ से। तो मैं देखना चाहता था, समझना चाहता था, यहाँ तक ये कह सकते कि मैं प्रयास करना चाहता था कि मैं उसमें क्वालिफाई हूँ, मैं भी सरकार की पॉलिसी मेकर का हिस्सा बनूँ। मैंने मैथ्स को अपना एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। मैं देखना चाहता था कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल अप्रोच टू मेक अ पॉलिसी। ये पॉलिसी बनाने में वो किसी भी मुद्दे को उठाइए, देश से गरीबी हटाना है, या देश में जो लाभार्थी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन तक गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है उसके लिए एक डेटाबेस तैयार होता है, एंड वो जो डेटाबेस तैयार होता है वो मैथमेटिकल अप्रोचेस से तैयार होता है। तो मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है हमारे सरकार की पॉलिसी मेकिंग में, मुझे वो समझना था, जानना भी था। इस दरमियान मुझे बहुत कुछ पढ़ाने को मिला, समझने को मिला। एज अ पॉलिसी बिगिनर ट्रेनर मैंने पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सीखा, समझा, जाना। उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैथमेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट जो मुझे दिख रहा है, इसका जो योगदान है, इस बात को मुझे आम पब्लिक को भी बताना चाहिए, आम पब्लिक को सिखाना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। आप देखते होंगे, मैं छोटा सा एग्जांपल के तौर पर अगर ये लूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। जैसे आप कांस्टेबल का ले लें, आर्मी ले लें, या एसआई जिसको दरोगा भी बोलते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन की जो प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं, किसी कंपनी में गए, वहाँ पे जाकर आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो पहले आपको जो है ना एक पेपर दिया जाता है, फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद सेकेंड जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स आपसे पूछा जाता है और आपसे आशा की जाती है कि आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाइएगा। उसके बाद फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है या सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये सिर्फ मैथ्स एक ऐसा ब्रांच है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ सब्जेक्ट, इज अ वे टू क्रैक द अदर सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये एक ऐसा अप्रोच है ये दूसरे सब्जेक्ट को समझने, जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं ये बता दूं, जो मैथमेटिक्स है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? इन नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, जिस सेक्टर का मैंने अभी नाम लिया, इन सभी में मैथ्स है। आप कहेंगे सोशल साइंस में मैथ्स कहाँ से आया? साइकोलॉजी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, साइकोलॉजिकली आपको एक डेटाबेस तैयार करना है। बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग या जो बच्चे हैं, से 1 से 5 क्लास के बच्चे हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस क्या है, 5 से 8 के बच्चे का क्या है, 8 से 10 के बच्चे का क्या है, हमें उनका मेंटल हेल्थ जानना है। तो वी नीड डाटा, हमें डाटा तैयार करना पड़ेगा, जिसमें मैथमेटिकल अप्रोचेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल मैथ्स के यूजेस हो गए हैं, मैथ्स का कहाँ इस्तेमाल होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, दरभंगा जिला हो, बिहार हो, इनके बच्चे इस वीडियो को देखें, पेरेंट्स भी देखें, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी देखें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार के अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, अगर मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो भी इस वीडियो को देखें। अब बात आती है कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि मैथ्स हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, क्यों नहीं मैथ्स हमारा पीछा छोड़ता? तो उसका पहला रीज़न जो है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने एनालाइज किया है एज ए मैथमेटिशियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दूसरे सब्जेक्ट को समझने का तरीका है, जो मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज़ अ वे टू क्रैक द अदर सब्जेक्ट। मैथ्स लर्न करने से, मैथ्स सीखने से आप में क्या बदलाव आता है या आप में क्या स्मार्टनेस आती है। मैथ्स सीखने से लॉजिकली आप स्ट्रांग होते हैं, एनालिटिकली आप स्ट्रांग होते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, आपके अंदर स्मार्टनेस, शार्पनेस इंक्रीज करता है, आपका इंटेलिजेंस ऑफ थिंकिंग ये अच्छा होता है, बेहतर होता है।
जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, आप कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर अवेयर हैं कि कंप्यूटर साइंस को आप जान रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग ये होगी कि जैसे आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में आप जाके अपना कैश कार्ड डाला, कैश विड्रॉ किया, वहाँ से आपको पिन नंबर पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ मनी पूछा जाता है, कितना निकालना चाहते हैं, उसके बाद आप मनी वहाँ से विड्रॉ करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हमें जो है ना, पहले प्रोग्रामिंग के पहले, कोड करने के पहले हमें जो है ना, आपको जो है एल्गोरिथम तैयार करना पड़ता है। तो एल्गोरिथम इज़ नथिंग बट अ मैथ्स। हमें मैथमेटिकली उसको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, देन हम लोग एक लैंग्वेज के थ्रू उसे कोड करते हैं, तब जाके हमारा जो है एग्जीक्यूशन या .exe फाइल तैयार होता है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटेड फाइल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको थ्रू अ मशीन। जब मैं बहरीन से भारत आया और दृष्टि से प्रिपरेशन करने के बाद, उस दरमियान एज अ मैथ सब्जेक्ट, ऑप्शनल मैथ सब्जेक्ट, मैं दिन रात मैथ्स पढ़ता था। मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेनली 3 बातें बताना चाहता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट बातें, चीज़ों को डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ, जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए। मैथ्स में से पहला रीज़न, मैथमेटिक्स ऑफ पीस। मैथमेटिक्स का पीस में क्या यूज़ है, मीन्स शांति व्यवस्था के लिए गणित कितना ज़रूरी है। आपको पता होगा, एक भारतीय होने के साथ साथ मुझे भी इस बात का फ़ख्र है, गर्व है कि आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। 1999 में जब इंडिया पाकिस्तान का फाइट हो रहा था, तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है। हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके थे न्यूक्लियर वॉर के। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति इस बात को लेके हमेशा सजग रहती है कि हम लोग जो है वो शांति व्यवस्था वाले, शांति प्रिय देश हैं। और आपको एक डाटा मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जिसका एक रीज़न है कि पिछले 2000 सालों में, अगर आप ये देखिएगा, ये एक केस स्टडी है कि 1600 साल तक भारत जो है दुनिया का सबसे अमीर शक्तिशाली देश रहा। डाटा एक केस स्टडी के अनुसार मैं अगर आपको ये बताऊं, तो अफगानिस्तान की आबादी जो है वो 4 करोड़ के लगभग है, और वहाँ के लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, मतलब पावर कंजम्पशन है, मैं उसको रिलेट करता हूँ। अगर मैं एक एटम बम के अंदर जो एनर्जी होती है, पावर होता है, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बम मैं एटम बम मान रहा हूँ, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, वो उसको अगर मैं अफगानिस्तान के पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन से अगर मैं इक्वेट करता हूँ, यूनिटरी मेथड लगाता हूँ वहाँ पे, तो डेटा ये निकल के आता है कि अफगानिस्तान का 1000 साल, मतलब 1000 ईयर्स में जो पावर कंजम्पशन होगा, वो एक एटम बम के अंदर में उतना पावर कंजम्पशन होता है, पावर होता है। आप समझ सकते हैं कि उस एटम बम का इस्तेमाल हम लोग डिस्ट्रक्शन में यूज़ करें या कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें। तो ऑब्वियसली भारत हमेशा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ दुनिया में आगे बढ़ता है, और इसने अपना दुनिया को कई बार इन्होंने अपने ये चीज़ क्लियर कर रखा है कि हमारा जो न्यूक्लियर एटम बम है ये शांति के लिए है। तो हमें इस थॉट को बिल्कुल समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स का यूज़ करके हमें कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इस अप्रोच के बारे में मालूम होता है कि हमें अपने देश का अप्रोच क्या रखना चाहिए। क्योंकि इसमें ये चीज़ बिल्कुल मायने रखती है। जो आज की हमारी जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो कल के पॉलिसी मेकर हैं, कल के लॉयर हैं, कल के डॉक्टर हैं, कल के इंजीनियर हैं, कल के ऑफिसर्स हैं। तो इनको ये अप्रोच मालूम होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच। अब आइए मैथमेटिक्स ऑफ वैल्यू एंड अवेयरनेस। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हमने बहुत तरक्की की। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। इस बात को आपको जानना ज़रूरी है कि 6th लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो इंग्लैंड है, जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं।
आज हम लोग उनसे आगे। फिर भी कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान, ये कहते हुए मुझे थोड़ा अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि हिंदुस्तान आज, अपना प्यारा भारत आज दुनिया की जो ब्लाइंड कैपिटल होती है ना, वो है। कहने का ये मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो ब्लाइंड हैं, जो नहीं देख पाते हैं, वो भारत से आते हैं। एक केस स्टडी के अनुसार हमने इस चीज़ को पाया कि जितने भी ब्लाइंड लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं, उनको क्या फिर से आंखें दी जा सकती हैं? क्या वो फिर से देख पा सकते हैं? क्या ऐसी डिस्कवरी हो चुकी है, क्या ऐसा साइंटिफिक वे आ चुका है कि उनकी आंखों को ठीक किया जा सकता है? तो उसमें कई केसेस सामने आते हैं। कुछ लोगों का आंसर से होता है यस, कुछ ज़्यादा सीवियर हैं जिनका नहीं, वापस लॉस नहीं हो सकता आंखों की। कुछ लोग हैं जिसमें आंखों की कॉर्निया बदल दी जाए तो उनकी आंखें ठीक हो सकती है, वो देख पाएंगे। तो एक केस स्टडी ये साथ किया गया, हिंदुस्तान में कितने लोग मरते हैं पर डे और हिंदुस्तान में कितने लोग ब्लाइंड हैं। तो यहाँ पे भी यूनिटरी मैथमेटिकल अप्रोच लगा के ये पाया गया कि हिंदुस्तान में ब्लाइंडनेस पूरी तरीके से ज़ीरो हो सकता है अगर 6 सालों तक, मतलब 6 सालों में हिंदुस्तान से ब्लाइंडनेस खत्म हो सकता है अगर हम अपनी आंखें डोनेट करना शुरू करें और उन लोगों के लिए ये आंखें फिर से देखने का जरिया बन जाए जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास आंखें रोशनी नहीं है। तो मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ भी काम कर रहा है कि मैथ्स की मदद से हमने इस डाटा को कलेक्ट किया, इस बातों को समझा, जाना, और हमें ये इंस्पिरेशन मिला कि हमें भी अपने भारतीयों, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, मरने के बाद वैसे भी आंखें हमारे साथ जानी है, इनका कुछ यूज़ होना नहीं है, तो इस आँखों को जिंदा रखा जा सकता है जब तक वो इंसान, जो इंसान को आपने आंखें दी होगी, वो जब तक इस दुनिया में है, आपकी आंखें जीवित हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो दुनिया देख पा रहा है थ्रू आपकी आंखें। तो ये बहुत खुशी की बात है। अब जो थर्ड अप्रोच है उस पर आइए, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लॉजिक का क्या मतलब है? अब छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेता हूँ। हिंदुस्तान में आज जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट ये है कि 75%, अप्रॉक्स 75% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं जो लिखना पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो जाने के बावजूद हमें ये कहना पड़ रहा है कि 25% लोग ऐसे भी हैं जो न लिखना जानते हैं न पढ़ना जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक लगा के किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है कि अगर एक भी लिटरेट इंसान, एक भी पढ़ा लिखा इंसान, एक भी बिना पढ़े लिखे हुए इंसान को पढ़ाता है तो 6 महीना में, विदिन 6 मंथ, भारत की पूरी आबादी, मतलब 140 करोड़ आबादी जो है, 1 अरब 40 करोड़ आबादी जो है, वो फुल्ली लिटरेट हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनको हटा दिया जाए, तो भी जो समझने बूझने वाले हैं, कहने का मतलब जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन सभी को लिटरेट या पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है सिर्फ 6 महीने में। तो समझिए, इस बात को समझना होगा कि मैथ्स में लॉजिक कहाँ काम करता है। मैथ्स हमें लॉजिक भी सिखाता है। अब आते हैं हम लोग कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये सब बातें तो हमने सुन लिया, हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, जितने भी पेरेंट्स होते हैं, सबके चेहरे पे स्माइल होती है, सब हंस रहे होते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपके बच्चे जो 4th क्लास में हैं या 1 से 5 क्लास के अंदर हैं, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्कूल में। दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को 90% आया, 95% आया, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं। बच्चे कोई भी मंदबुद्धि नहीं होते हैं, दे ऑल हैव ब्रेन्स, इंटेलिजेंस उनका प्रॉपर होता है, ढंग का होता है, उनको सिखाया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है। बट जैसे ही बच्चे 6 के ऊपर जाते हैं,
आप गार्जियन से जब मिलिए 8 क्लास 9 क्लास में, दे आर सैड, अपने बच्चों की बुराई कर रहे होते हैं कि मैंने तो किसी चीज़ में कमी नहीं कर रखा है, बट मेरे बच्चे आज वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो मैंने 5th क्लास में देखा। मैं उनका आज ही मार्क्सिट देख के रोता हूँ। इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो जो द वे ऑफ टीचिंग जो है ना, हम लोग का जो बेसिक है, जो 1 से 5 का है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ गलत ट्रीट करते हैं। बच्चे को हम लोग बोलते हैं याद करो, 1 लाइन आंसर्स, 2 लाइन आंसर्स, 3 लाइन्स आंसर्स, 4 लाइन्स आंसर याद करा देते हैं। लेकिन जब 5th क्लास से ऊपर 6, 7, 8 के ऊपर जाते हैं तो आंसर्स की लेंथ इंक्रीज करता है, आंसर्स की लेंथ बड़े होते जाते हैं। फिर बच्चे की मेमोरी उतनी ही रहती है जितनी उसकी पहले थी। अब याद करने में से परेशानी हो रही है, 1 से 2 क्वेश्चन आंसर याद कर पा रहा है, बाकी याद नहीं कर पा रहा। फिर उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। बच्चे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के प्रति नकारात्मक रवैया रखने लगते हैं, और टीचर्स वहाँ पे उनकी परेशानी को न समझ के उनके ऊपर एग्रेशन, उनके ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू करते हैं कि तुम पहले वाले नहीं हो, मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने तो लिखा था, तुमने याद नहीं किया। दैट अप्रोच इज रॉन्ग, ये गलत अप्रोच है। आपको अपना अप्रोच बदलना होगा। जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे सीखा, जो मैंने नेशनल लेवल पे सीखा, मैं अपने एक्सपीरियंस के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका अप्रोच गलत है। बच्चे को राइटिंग स्किल सिखाइए, उनके जो ब्रेन की थिंकिंग है उनको इंक्रीज कीजिए। हाउ टू राइट, कौन सा क्वेश्चंस विल गिव द आंसर्स, नोबडी कैन गिव द आंसर्स। आप क्वेश्चंस पर लिखा के आप आंसर अपना लिखा देते हो, आप कहते हो याद करके लो। बच्चे की थॉट्स कहाँ हैं? बच्चे ने अपने थॉट्स लिखा ही नहीं। जब बच्चे अपने थॉट्स लिखेंगे तो उनको वो चीज़ मालूम भी रहेगी, याद भी रहेगी, और समझ में भी आएगा कि मैंने क्या लिखा था, इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, वो मुझसे क्या पूछ रहा था। क्वेश्चंस मुझसे आंसर्स पूछ रहा है और आंसर टीचर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन को याद, आंसर याद करके आओ। क्वेश्चन अगर याद भी नहीं है, इज एट बट नाम छूट गया तो धुलाई अलग से, हंसी आती है। ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे के साथ बहुत पॉजिटिव ब्रेन सेट के साथ उनकी राइटिंग स्किल पे, थिंकिंग स्किल पे काम करना है। बच्चे को एक बार सेंटेंस बनाने आ गया, हाउ टू राइट, फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट, ये समझ उसको आने लगा, वो वर्ड से सेंटेंस बनाएगा, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाएगा, पैराग्राफ से बुक लिखेगा। बुक पढ़नी पड़ेगी टीचर को। इसलिए बच्चे के साथ बहुत काम रहें, कूल रहें, एकदम नॉर्मल वे में आके बच्चे के साथ पेश आए। मेरा इतना कहना है। अब बात आती है कि ये तो अपने टीचर का बुराई कर दी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टीचर की मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं टीचर को बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हो सकता है कि किन्हीं और टीचर का कुछ और अप्रोच हो, वो भी अच्छा हो बच्चों के लिए, बट मेरा जो अप्रोच है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करके देखें। मुझे यकीन है कि ये बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। बातें आती हैं कि बच्चे को इंगेज कहाँ पे रखें। अब देखिए, पूरी एकेडमिक जो है, सारी एकेडमिक चल रही है। मेरा अपना मानना है कि जो 6 क्लास के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे को ये फील हो कि मैं कॉम्पिटिशन का एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कॉम्पिटिशन का एग्जाम लिखा है, उससे भी बच्चे का क्या होता है ना, उनके सोचने का तरीका, नज़रिया बदलता है। कि स्टडी के दरमियान उन्हें कॉम्पिटिशन लिखने का मौका मिला, वो खुश होंगे अगर उनको सही ढंग से ये चीज़ दी जाएगी। तो नवोदय का एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए, सैनिक का होता है। उसके बाद RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम होता है। बच्चों को ये एग्ज़ाम लिखवाइए आप, वहाँ पे भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, GS/GK भी रहता है। बट नवोदय के एग्ज़ाम में सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग में भी पिक्टोरियल, फोटो वाली रीजनिंग रहती है, और कॉम्प्रिहेंशन रहता है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्ज़ाम। सैनिक में भी कोई बैरियर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड। बच्चे को ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स में बिठाएं। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स जब बच्चे को दिखेगा तो वो उसमें अंदर थोड़ी स्मार्टनेस आती है। ये नहीं कि आप उसको प्रेशराइज करें, तुमको करना ही होगा ओलंपियाड का तैयारी, नहीं। बच्चे को ये, इसके लिए आप
इसके लिए आप प्रेशराइज नहीं करें कि नहीं लिखेगा तो खाना नहीं मिलेगा। उसको आप सिखाइए, मैथ से मोहब्बत करना सिखाइए, एंड अप्रोच सही दिखेगा। अपने जो क्लास जो आपका मटेरियल तैयार करते हैं, जो क्लास के लिए आप स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, क्लास में जाने से पहले उसको आप स्किलफुल बनाइए, उसको आप जो है लॉजिकल बनाइए, ताकि बच्चे को का इंटरेस्ट जगे क्लास में, वो किसी भी क्लास का बच्चे। फिर आपको 9th में नवोदय सैनिक का एग्ज़ाम होता है, बच्चे को वहाँ बिठा सकते हैं। एक बार देखिए, एग्ज़ाम लिखना चाहिए आपको। 10th बोर्ड होता है, 11th 12th में बच्चे जैसे जाते हैं, 11th में जाते ही उनकी अप्रोच खुल जाते हैं, उनके लिए जो रास्ते खुल जाते हैं। अगर उनको इंजीनियर बनना है, IITs में जाएंगे, नीट लिख के वो मेडिकल में जाएंगे। CUET अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी और PG के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये होता है, जिसमें आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा सकते हैं, आप NDA का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आप NA का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। मतलब लाइफ सेट है। बच्चे को कहीं पे ब्रेक या कहीं पे उसको गिरने का मौका मत दीजिए। उसको हमेशा सपोर्टिव माइंड के साथ, सपोर्टिव ब्रेन के साथ उसके साथ जुड़े रहिए, उनको रास्ता दिखाइए और बच्चे का इंटरेस्ट जगवाइए, तो बच्चे लाइफ में जाके अच्छा करेंगे। मैं इन सारी बातों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ, ये बोलते हुए कि मैं अहमद खान आपके शहर दरभंगा में आ गया हूँ। मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर यहाँ पे डाला है, यहाँ पे नवोदय सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कराया जाता है। ये फुल कोर्स हम लोग देते हैं। उसके बाद 9th 10th में और सब्जेक्ट देते हैं। बिहार बोर्ड के लिए अलग बैचेज़ हैं, CBSE के लिए अलग बैचेज़ हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे के साथ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में उनके साथ थोड़ा सा जो वे ऑफ टीचिंग होता है ना, थोड़ा सा अप्रोच बदलना होता है, और CBSE का थोड़ा बदलना होता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। फिर 11th 12th में आइए तो वहाँ पे जो है CBSE और आपको बिहार बोर्ड की बैचेस सेम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना होता है, मैथ्स, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। CUET का भी प्रिपरेशन कराता हूँ मैं, स्पेशली डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स के लिए, और इसका जो 3rd पेपर होता है जिसको हम जनरल टेस्ट कहते हैं, उसके लिए भी मैथ्स और रीजनिंग का प्रिपरेशन कराता हूँ। करंट अफेयर भी बच्चे को बताया जाता है यहाँ पे। NDA और NA, इसमें जो मैथ्स होती है, जो मैथ्स का वेटेज है, उसको देखते हुए मैं मैथ्स का प्रिपरेशन कराता हूँ।